हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस शानदार नए लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहले अपन लोगों ने जो सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर सीखा है हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर सीखा है। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। तो इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। ये फील्ड्स की बात आई कहाँ से, ये क्यों जबरदस्ती हमारे जीवन में फील्ड डाल दी गई। फील्ड तो चलो डाली जो डाली, जबरदस्ती लाइन भी डाल दी गई। अच्छे खासे डॉक्टर बनने आए थे, ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स का पार्ट है तो इसको अपने को सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात यह कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया, तो समझने के लिए हम लोगों ने एक दिमाग लगाया। ब्रेक समझना एक्चुअली क्या है कि जो आप लोगों को सर ने भी कहीं में बताया होगा कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स के द्वारा आप फिजिक्स से बात कर सकते हो। मतलब फिजिक्स मतलब नेचर, मतलब साइंस जो है वो कंप्लीट एक नेचर है। तो मैं आप फिजिक्स की बात करूंगा तो उससे आप रिलेट करने के लिए, उससे आप कॉन्टैक्ट करने के लिए, उससे आप किसी प्रकार से समझने के लिए उसकी चीज़ को मैथ्स का आप इस्तेमाल करते हैं। ये सच्चाई है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब बात यह है कि किसी आदमी को मान ले मैथ्स नहीं आती है ना, होते ही जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैथ्स नहीं आती या पसंद नहीं है, हम क्यों करें ऐसी मैथ्स, मतलब जो हमें पसंद नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये एक उपाय है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको मैथ्स नहीं आती उन लोगों के लिए। किस प्रकार से सर, कि एक माइकल फेराडे नाम का बंदा था। उन भाई साहब की एक बड़ी इच्छा थी कि मैं मैथ्स के थ्रू ना करके किसी और फॉर्म में मैं फिजिक्स को सीखूं। मैथ्स के थ्रू ना सीखूं, मैं किसी और फॉर्म में फिजिक्स को सीखूं। मतलब अगर मान लीजिए जैसे आपको मैंने सिखाया कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यार ये तो पूरी मैथ्स है, इसमें के की कुछ वैल्यू है मैथ्स है, क्यू की कुछ वैल्यू है मैथ्स है, आर की कुछ वैल्यू है वो भी मैथ्स है। मजे की बात क्या, डिवाइड हो रहा है ये भी मैथ्स है। तो अच्छा देखा जाए और ज्यादा मजे की बात कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वहां आगे कैप भी लग जाएगा, तो ये भी मैथ्स है। तो ये पूरा मैथ्स हो गया। अब माइकल फेराडे ने बोला नहीं यार मुझे ये पसंद नहीं आया, मतलब मैं हमें नहीं करना ऐसे, मतलब मैथ्स वैसे हमें तो ऐसा तरीका बताओ जो सीधा याद हो जाए बढ़िया शानदार तरीके से, है ना, और बढ़िया एकदम अच्छे से बिना मैथ्स के हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए उसने खुद ही ऐसा तरीका बनाया माइकल फेराडे ने। उन्होंने क्या करा, बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या है, मुझे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, पर एक चीज समझ में आती है कि जो चार्ज है ना, चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्चुअल में एक फील्ड मतलब एक एरिया है या कुछ वॉल्यूम है, फील्ड है, मतलब कुल मिला के उस चार्ज का जो इफेक्ट शो करती है। ये चार्ज मतलब किसी दूसरे चार्ज को धक्का मारेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये सब चीजें जो होती है वो फील्ड पे फील्ड डिसाइड करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब चार्ज ने क्या बोला, भैया जो चार्ज था क्यू चार्ज था। तो प्रॉब्लम ये थी कि इस क्यू चार्ज से अपने जो माइकल फेराडे भाई साहब थे उनसे पहले पूछा गया कि आप जो फील्ड लाइंस लेकर आए हैं ये किस प्रकार से इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो माइकल फेराडे साहब ने पहले उनसे पूछा कि पहले आप मुझे समझाओ कि ये कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। उसने बोला कि देखो भाई, अगर आप यहां से आर दूरी पे जाते हो ना भाई, उसने बोला हाँ ठीक है, तो भाई साहब आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। बोला ये कैसे पता लगा, बोला ये आर कैप से पता लगा। माइकल फेराडे ने बोला बहुत शानदार चीज है, इसका मतलब बाहर जाएगी। बोला हाँ बाहर जाएगी। अच्छा वैल्यू कितनी आएगी साहब, इसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा अगर मान लीजिए आप और आगे बढ़ते हो भाई तो आर बढ़ेगा, भाई आर बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी भाई। माइकल फेराडे ने बोला बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसने बोला कि ऐसा है कि अगर मान लीजिए क्यू की जगह आप 2Q कर दोगे तो भी, या फिर 2Q कर दोगे या 4Q कर दोगे तो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में। अब आप जो बता रहे हो कि लाइंस के थ्रू आप बिना गणित के थ्रू बिना मैथ्स का इस्तेमाल करें, अगर आप ऐसी इसको ऐसे बना दोगे, मतलब ये जो चीज हम बताना चाह रहे हैं अगर आप इसको बिना गणित के कर दोगे तो ये तो जादू हो जाएगा यार, आप करके दिखाओ इसको, है ना। तो माइकल फेराडे ने बोला बताता हूँ देख कैसे होगा। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो ड्राइंग आती है, ड्राइंग समझते हो ना अपन लोग बचपन में किया करते थे। उसने बोला मैं तो ड्राइंग करूंगा भैया, आप ऐसा करो यहां से ऐसी ड्राइंग बना दो लाइंस की।
सब आदमी बहुत जोश से सुन रहे थे, यार ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है जो हम लोगों ने आज तक सोची ही नहीं है, मतलब कि बिना मैथ्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे। अब माइकल फैराडे ने बोला कि भैया ऐसी ड्राइंग बना दो। अब ये ड्राइंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकल रही है, ऐसा नहीं है, इसमें हजारों करोड़ों लाइन है, वो भी 3D में है। 3D में लाइन है, निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है। तुम्हें दिखाऊं मैं 3D में कैसे निकलेगी, है ना। तो देखो तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे लाइंस निकले जा रही है, मतलब एक्चुअली एक चार्ट से लाइन निकले जा रही है। रियल में नहीं है इमेजिनरी। किसकी इमेजिनेशन है? यह है फैराडे भैया की इमेजिनेशन है। आई मेरी बात समझ में? बेटा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। उसने बोला कि आप ऐसे लाइन से ड्रॉ कीजिए। अब आप ड्रॉ तो ऐसे तो है नहीं कि हजारों लाखों लाइन यहाँ ड्रॉ कर दोगे, भाई जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी ड्रॉ कर दो। बाकी जैसे खाली जगह है, तो अगर आप खाली जगह देखोगे तो ऑब्वियस बात है खाली नहीं है, यहाँ भी लाइन है, बट मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था तो मैंने वहां पे खाली जगह छोड़ दी, है ना। बट है सब जगह लाइन्स। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फील्ड को। सब लोगों ने बोला कैसे? उसने कहा कि इससे मैं आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूं एक एक करके। तो मेरी बात पहले समझ में आ गई। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो मैथमेटिकल टर्म्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको आपने बिना मैथ्स का इस्तेमाल करे ड्राइंग से समझा दिया कि कैसे होगा। तो कैसे समझाएगा माइकल फैराडे, यही अब अपन आगे देखने वाले हैं, है ना। तो ये अपन आगे देखना स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको कुछ करना हो तो नोट डाउन, अगर आपको कुछ करना हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि देख समझ, माइकल फैराडे साहब ने बोला कि यार मैं तो बिना मैथ्स के बता दूंगा ये सब बातें। अब यार सब असमंजस में थे, ये कैसे बताएगा बिना मैथ्स के, है ना, डायग्राम बना बना के। तो उसने बताना स्टार्ट करा। तो इसमें मैंने बताया आपको लाइंस उसने ड्रॉ करी। अब इन लाइंस में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है। पहले मैं लाइंस को साफ सुथरे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इधर आइए आप लोग, है ना। अब बेटा उसने कहा कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ये इसने नहीं कहा, ये कई लोगों ने कहा इससे पहले भी ना। इसने बताया कि अगर प्लस क्यू है तो इसके लिए मैं लाइंस को ऐसी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया यार, इस प्रकार की लाइंस को बनाऊंगा। तो उसने ऐसी लाइंस बना दी यहां पे, बहुत बढ़िया। अब बोला गया कि ये लाइंस उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करती है। तो उसने कहा साहब जी यहाँ पे होता है क्या, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लाइन बनाता हूँ सीधी लाइन निकालता हूँ, सीधी, और वो बाहर जाती हुई। तो बाहर जाती हुई का मतलब है कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड थी, दूसरी चीज वो इस चार्ज से जो लाइन बनेगी सीधी उसी के अलोंग होगी। तो मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिया। वेक्टर भी यही बोलता है कि जो वो आर वेक्टर के अलोंग होती है। इधर मैंने लाइन बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस पॉइंट पे वो एकदम बाहर की तरफ ही होगी, रेडियली आउटवर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ना। अच्छा, लोगों ने पूछा ये तो ठीक है यार, अच्छी बात बताई आपने यार कि अगर आप वेक्टर से नहीं बताना चाहते तो आप लाइन बना दो, सीधा सीधा रट लो। एक चार्ज से जो लाइनें निकलेंगी बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे 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 सब में जो लाइनें निकलेंगी सबका, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बात करूं मैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट बात करूं इधर होगी, इस पे इधर होगी, इस पे इधर होगी। वाया डायग्राम समझा दिया ये चीज तो। हाँ, अब माइकल फैराडे साहब से पूछा कि भाई साहब बढ़िया लगा ये चीज, तो आपने समझा दी कि लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के अलोंग ही होगी। आप सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो लाइन के अलोंग होगी। आप यहां से रेडियल लाइन खींचिए, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई बात समझ में? अच्छा, अब लोगों ने इससे फिर से सवाल पूछा माइकल फैराडे साहब से, तो अच्छा ये बताइए कि जो KQ/R² है, इसमें हम लोग समझते हैं कि R को बढ़ाने पर E की वैल्यू घटती है। माइकल फैराडे साहब ने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज आपको यहां भी दिख रही है। लोगों ने कहा है कहां दिख रही है भैया? उससे कहा दिख रही है। उसने कहा अगर आप इसमें आर को पास में रखते हो, मतलब काफी पास में देखते हो, तो आपको वहां लाइनें पास पास दिखाई देती हैं।
जहाँ पे घिचपिच घिचपिच बहुत सारे लाइनें होंगी, बहुत सारी लाइनें होंगी, घिचपिच घिचपिच, वहाँ पे क्या होगी, फील्ड भी ज़्यादा होगी। अगर आप दूर जाओगे तो वहाँ उसी पर्टिकुलर एरिया में आपको नंबर ऑफ लाइन्स कम दिखाई देंगी। इसको मैं बोलता था डेंसिटी। यहाँ पे फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है एरिया के हिसाब से, यहाँ पे कम है फील्ड लाइन डेंसिटी, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है, और ज़्यादा कहाँ होती है, पास में। तो ये इसने बताया बहुत शानदार तरीके से कि वाह मज़ा आ गया भैया, कि पास में देखोगे तो ज़्यादा होगी, दूर देखोगे तो कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इसने लाइन से ही बना दिया। बढ़िया लगा साहब, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक और आदमी ने कहा कि यार माइकल फैराडे साहब आप ये बताइए, उस इक्वेशन से अपने को और भी चीज़ें मिलती थी। कैसे? वो मिलती थी कि जैसे मान लीजिए कि आपने, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने Q चार्ज की जगह अगर चार्ज को 2Q कर दिया तो आप इसको लाइन से कैसे डिनोट करोगे? तो माइकल फैराडे साहब ने बोला कि हाँ भाई गुड क्वेश्चन है ना, आपने अच्छा सवाल पूछा है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे होगा। ये लो, ये भी लो, ये लो, ये भी लो। अगर एक चार्ज से आपको मानना है ऐसा, अगर एक चार्ज से 4 निकल रही है 2Q चार्ज से, तो 2Q से 8 को निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर Q चार्ज से 4 निकल रही है, अरे यार Q चार्ज से 4 निकली तो 2Q से 8 निकलेगी। अगर आपने चार्ज को Q/2 ले लिया तो फील्ड लाइंस आपको 2 ही रिप्रेजेंट करनी है। ये रेशियो में चलता है। आई बात समझ में? माइकल फैराडे साहब एक बात के लिए जरूर बोलते थे, वो ये बात बोलते थे, यार मैं सब समझा सकता हूँ, बस एक बात है कि विदाउट मैथमेटिक्स चीज़ें कभी एग्जैक्ट नहीं आती। आप ये बोल सकते हो 2 आदमियों को देखकर कि भैया ये आदमी है, ये भी आदमी है। आप ये बोल सकते हो कि यह आदमी, ये वाला जो ए वाला आदमी है ये बी वाला आदमी है, इसका नाम रख लो, इसका नाम कुछ भी रख लो, है ना। तो भैया ये आदमी है, ये भी आदमी है, ए वाला या बी वाला। ए वाला लंबा है ये हमें पता है, बी वाला छोटा है, पर कितना लंबा है ये मैथमेटिक्स से ही बता सकते हैं, पर ये विदाउट मैथमेटिक्स नहीं बताया जा सकता। तो विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स वी कैन कंपेयर, वी कैन नॉट एग्जैक्टली गिव द वैल्यू, मतलब बिना मैथमेटिक्स के अपन एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे सकते, बस कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाइन है, ये लाइन है, ये बड़ी लाइन है। अब कितनी बड़ी है वो मैथ से समझा सकते हैं, लेकिन कम से कम बता तो सकते हैं कि ये लंबी है, ये छोटी है। आई बात समझ में? इसीलिए माइकल फैराडे साहब ने बोला कि अगर Q चार्ज से 4 निकलेगी तो 2Q से 8 निकलेगी, Q/2 से 2 निकलेगी। यह आपको मानना है। अगर 1 से 4 निकली तो उसके डबल से 8 निकलेगी। आई बात समझ में? तो ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज बढ़ने पे फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, उसके लिए चाहिए हमें जगह। तो चलो हम जगह ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगी जगह? ये रही जगह। ये जगह है, क्या आपको ये जगह दिखाई दे रही है? ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रही तो आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अरे यार एक मिनट, हाँ भैया आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, सोचिए कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका वेक्टर था KQ/R² इंटू आर कैप। ये था मैथमेटिकल फॉर्मेट में। अभी आप लिखो मत तो बेटा, अभी आप सुनो, है ना, मैं आपको लिखने के लिए दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में था, ठीक है। E बराबर KQ/R² इंटू आर कैप। तो इसमें आप, इसमें जो भी नोट्स है ना आपको सीधा प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। और रही बात इसके एनिमेशंस को, मैं आपको भी इस जो भी अपना लेक्चर खत्म होएगा इसके बाद में मैं दिखा दूंगा, मतलब इस पूरे सिनेरियो के बाद में आपको दिखा दूंगा इसकी कुछ एनिमेशंस, किस प्रकार से फील्ड लाइंस बनती हैं। तो अभी आप सिर्फ सुनो किस प्रकार से ये हो रहा है। तो E बराबर KQ/R² आर कैप। सर इसके अंदर जो आर कैप है वो जाने वाली डायरेक्शन है। अगर चार्ज माइनस होगा तो वो डायरेक्शन अपन नेगेटिव कर देंगे तो माइनस आर कैप हो जाएगा, तो वो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। आप ये लाइन से कैसे ड्रॉ करोगे? तो माइकल फैराडे ने बोला बहुत सिंपल है, इसमें क्या है भाई, +Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है। अब अगर तुम्हें +Q से बाहर जाती हुई दिखानी है
तो ऑब्वियस बात है, ध्यान समझिएगा, तो माइनस क्यू से आती हुई दिखानी है। अब ये चीज तो अपन पहले देखी है ना, प्लस क्यू की जाती हुई माइनस क्यू की आती हुई, तो ये अपन यहां से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे ने अपनी इन बातों को, जो E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, जो मैथमेटिकल फॉर्मेट हुआ करता था, उन्होंने कहा कि मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको समझा सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ करके ही समझा सकता हूँ मैं। आई बात समझ में? तो इन सब बातों को यहाँ पे समझा गया लोगों के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा। लोगों ने कहा भाई बात तो सही बोल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, तो इस बात का सम्मान किया गया और इस बात को फिर अपन आज किताबों में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। माइकल फैराडे साहब ने क्या किया, कई प्रकार के डायग्राम्स बनाए, 1 चार्ज के, 2 चार्ज के, 3 चार्ज के। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब, है ना, कि 3 चार्ज के डायग्राम कैसे हैं, 3 चार्ज के डायग्राम कैसे हैं, ठीक है, 2 के कैसे हैं, सॉरी 2 के कैसे हैं। एक यहाँ अपन देख रहे हैं कि 1 का कैसे है। तो ये फील्ड्स के जो डायग्राम्स है, ये माइकल फैराडे साहब के द्वारा बनाए गए, उन्होंने अपने हाथ से ये चीजें बनाई। तो ये फील्ड लाइंस हैं। तो अब एक्चुअली क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज समझा देता हूं, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप देखते रहिए, एक एक प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पे आती रहेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये इमेजनरी है, ठीक है, ये इमेजनरी लाइन है। वो तो अपने को पता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आदमी ने इमेजिन करके तो बनाया, कौन से असली में निकलती है चार्ज से, नहीं निकलती भैया, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है अपन ने पहली कौन सी देखी, इमेजनरी है। ऑब्वियस बात है इमेजनरी है ना, कौन सा उसने रियल में बना दी। हाँ, तो मैं वैसे बोल चुका हूँ इस बात को, दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे अब आपको दिख रहा है कि टेंजेंट अगर अपन ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे साहब ने समझाया, तो इस चीज को अपन यहाँ पर दिखाया, अब आप यहाँ पे देख चुके हो, ठीक है। अभी आप साइड में देखिए, साइड में देखिए अभी आप यहाँ पे कि 2 चार्ज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। बेटा इसकी भी जो फील्ड लाइंस आपको दिख रही है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की, इस पे देखो अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स है, दे आर गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट सिंगल चार्ज की वजह से नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगली देखिए आप यहाँ पे, अगली जो है मैं आपके सामने दोबारा प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। तो देखिए इनकी तीनों की दिखाई जा रही है, हालांकि अपन देख चुके हैं, प्लस की जाती हुई, माइनस की आती हुई, और चार्ज अगर Q है तो उसकी 4 होगी, तो 2Q की 8 हो जाएगी। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, चार्ज Q की अगर मतलब मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस बनाई अपन ने, तो 2Q की अपन 8 बनाएंगे। सही तो बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत थी? हाँ भाई, तो यहाँ पे हो चुकी है 3 चीजें। अब अगली बात करते हैं अपन, 2 चार्ज अगर दोनों प्लस होंगे तो देखिए उनकी फील्ड लाइंस किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे भी मैं अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंजेंट अपने आप, बेटा आप नहीं भी लिख पाओ कोई इशू नहीं है इन सब चीज़ों को, आपको पूरा पूरा इसमें डायग्राम बना हुआ जो पेपर मिला है, पेपर आज के लेक्चर के लिए, उससे आपका ही काम चल जाएगा, आप इसको घर जाके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो, सीखो बस चीज़ को, ठीक है। अगला अब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये चीज अपन देख चुके हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। उसके बाद अपन बात करते हैं, दीज 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भैया जी जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, वहां इंटरसेक्ट करते वक्त इसको ये एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस दे रही है, और जहां एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन दे रही है, वहां पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है ना। जब 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती किसी भी एक पोजीशन की या किसी भी एक चीज की, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। सही है ना। अगली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप में नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये प्लस से निकलती है, माइनस चार्ज में एंटर करती है। फिर से आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्लस से निकली, माइनस चार्ज में एंट्री करी। एंड एक और बात है इसके अलावा, हाँ ठीक है, अब आप देखिए डायग्राम में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, डायग्राम में आपको दिख रहा है बेटा, आखिरी प्रॉपर्टी है, जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, जहां पे फील्ड लाइंस कम होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होंगी।
तो ये हमने सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हाँ जी, अब भैया बात शुरू होती है, आपने पूरा देख लिया, आप इसको एनालाइज कर लीजिए। मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सॉरी 15 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो 15 सेकंड आप एनालाइज कीजिए। आपके स्क्रीन पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, मैं अब चुपचाप हो जाता हूँ, आप इसको एनालाइज कीजिए। हाँ बेटा, अब आपको जो पेपर मिला है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर काफ़ी जो जितनी भी चीज़ें मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ऊपर सबसे पहले मैंने एक स्टोरी लिखी है। वो स्टोरी आपको किसी बुक्स वगैरह में इजीली नहीं मिलेंगी। ये स्टोरी जो लिखी है मैंने पूरी फील्ड लाइन्स के ऊपर समझाने के लिए, जो मैंने आपको समझाई भी थी, उस स्टोरी को मैंने यहाँ पे आपके वर्ड्स के रूप में रिप्रेजेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो वो जो स्टोरी है उसको आप पहले पढ़ लीजिएगा घर जाके। बाकी प्रॉपर्टीज़ मैंने उसमें नीचे लिखी हुई है, डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखे भी इतनी देर तक, है ना। अब जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं, अब आपको स्क्रीन पे एक नई चीज़ दिखाई देगी, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स लिखा हुआ है, इसकी सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेफिनेशन ड्रॉ क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फ्लक्स की, क्योंकि इसका आपको पेपर नहीं मिला है, ये आपको खुद ही कॉपी में नोट डाउन करनी है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। It represents number of field lines passing through an area. It represents number of field lines passing through an area. तो बेटा आप इसको रिप्रेजेंट क्या है, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप, सॉरी इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एनिमेशन के अंदर कि जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया से किस प्रकार से फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। तो इससे कितनी फील्ड लाइंस निकलती है, आपको एक एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे फील्ड लाइंस जो पास हो रही है एरिया से, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही हमें फ्लक्स के रूप में मिलती है, मतलब उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, मैं फिर से बोल देता हूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ठीक है, अब अपन इसके ऊपर आगे देखते हैं। अब आप लोगों का जो भी नोट डाउन करना था, देखना था, एनिमेशन देखने थे, ग्राफिक्स देखने थे, वो हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोबारा अपने नेचुरल क्लास के ऊपर। चलो ठीक है, आगे आते हैं अपन। हाँ तो भाई आज मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ। तो अब हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने आपको अभी हल्का सा बताया इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है पासिंग थ्रू एन एरिया। तो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए फील्ड लाइन से क्यों समझे, शावर से समझते हैं। शावर जानते हो, घर में शावर होता है, बाथरूम में होता है, घर में कहाँ होता है, बाथरूम घर में होता है, ठीक है। तो शावर होता है, शावर से पानी निकलता है। हम लोगों ने क्या करा, एक रिंग ली। जैसे मैं आपको एक रिंग लेता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने जैसे ये लेके आता हूँ। ये यहाँ पे एक डिस्क टाइप का है, इसको अपन यहाँ से काट लेते हैं। रिंग मान लें, मतलब आपके पास में कड़े वड़े होते हैं, चूड़ी वूड़ी होती है, अगर लेडीज है तो, जेंट्स है तो, मतलब गर्ल या बॉय जो भी है, तो आप लोगों के पास में एक रिंग टाइप की होती है। तो आपको क्या करना है, शावर के नीचे ऐसे रखना है। अब भैया जितने शावर से क्या गिरता है, पानी गिरता है, फील्ड लाइंस तो गिरती नहीं है, पर वाटर लाइंस तो गिरती हैं। तो पानी गिर रहा है शावर से, जितने इससे अब तुम ऐसे रखोगे तो क्या सारी फील्ड लाइंस इसमें पास कर जाएंगी, मतलब फील्ड लाइंस क्या, सॉरी वाटर इसमें से पास कर जाएगा। जितना भी गिर रहा है काफी सारा वाटर से पास करेगा। अब तुम क्या करोगे, इसको पकड़ टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दिया तुम लोगों ने। तो भैया जी अब जो है ना, पानी उतना नहीं गिर रहा जितना पहले गिर रहा था। सर कैसी बात कर रहे हो, शावर से तो बराबर पानी गिर रहा है। अबे शावर से नहीं, इसमें से कितना गिर रहा है। जैसे ऐसे था तो क्या इसमें से काफी सारा पानी जा रहा था, अब इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा कम गया, बिल्कुल सीधा कर दिया, तो इससे कितना पानी पास करा, नहीं करा ना भैया। इससे पानी पास, ऊपर से गिर रहा है तो इससे क्यों पास करेगा। ऐसे तो ना पानी ऐसा आएगा, ओ यहाँ से पास करना है, ऐसे तो होगा नहीं। बट अगर फिर मैं सीधा कर दूं इसको ऐसे, तो पानी इससे काफी सारा पास करेगा।
फिर टेढ़ा कर दिया तो 0 पास करेगा, फिर सीधा कर दिया तो काफी सारा करेगा, ऐसे कर दिया तो थोड़ा कम करेगा, पर करेगा। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से फील्ड लाइन में भी होता है। अब मजे की बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में है, अब इस पर्टिकुलर का अपन ने एरिया ले लिया। अब जैसे मान लीजिए ये एरिया है, तो बेटा इसके एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है, मैं समझाता हूं आपको। इसके एरिया की डायरेक्शन होगी, ध्यान समझिए बेटा, ध्यान समझिए, एनिमेशन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। इसके एरिया की डायरेक्शन होगी ऐसे ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, ये इस एरिया की डायरेक्शन होती है। मतलब जो एरिया होता है ना, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अपना एरिया की डायरेक्शन होती है। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग इसको मान लेते हैं ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको टेढ़ा कर दिया अपन, आप देख रहे हो लाइन अब इधर आ गई, ऐसे कर दिया तो लाइन इधर आ गई। अब समझना बात को भैया जी, अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन जो है वो एरिया अगर मान लीजिए ऐसे है, तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ये पक्का है डायरेक्शन ऑफ एरिया, इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। अब अगर जो फील्ड लाइन है या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगी, कुछ भी हो सकती है, या तो ऊपर या नीचे। अब बेटा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नीचे की तरफ ही थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके नीचे के डायरेक्शन में ही थी, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर? तो सर ये हो जाएगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर, मैं यहां पर लिख देता हूं थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। बहुत बढ़िया, एंड एरिया वेक्टर। हैंडराइटिंग बहुत अजीब सी है, पर कोई बात नहीं, जैसी भी है लिखनी पड़ेगी इसी को देखकर। थीटा बराबर एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो यहां पे थीटा होगा वो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में कितना एरिया, कितना वो होगा एंगल, तो बेटा यहाँ पे 0 आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मान लीजिए बाई चांस अपनी फील्ड लाइंस ऊपर होती है, तो जो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच का एंगल है इस केस में भी वो भी 0 है। आई बात समझ में? लेकिन सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जहां पर भी एरिया 0 है वहां पे फील्ड लाइन मैक्सिमम निकल रही है। मतलब एरिया अगर 0, सॉरी एंगल अगर, सॉरी एरिया गलत बोल दिया मैंने, एंगल अगर एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी उससे मैक्सिमम निकलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी निकलती है एरिया से उसी को फ्लक्स बोलते हैं। इसका मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जहां पे एंगल 0 होगा वहां फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होता है समझाया मैंने, जब फील्ड लाइंस पास करती है किसी एरिया से, तो दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मैं मैथमेटिकली भी दूंगा, आप टेंशन मतलब, आपने क्लास में सुना होगा आप लोग कोचिंग वगैरह के अंदर, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, उस पॉइंट में आऊंगा धीरे धीरे, लेकिन मैं पहले फील कराना चाहता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। गेटिंग माय पॉइंट? तो बड़ा ध्यान से देखिए, ये तो हो गया ऐसे। अब अगर मान लीजिए मैंने जो एरिया वेक्टर है वो इसे टेढ़ा ले लिया, तो इस तरफ जो होगी ना, मतलब एरिया सरफेस अगर टेढ़ा ले लिया तो इस तरफ जो होगा वो एरिया वेक्टर होगा, और जो फील्ड होगी मतलब एरिया इधर होगा, और जो फील्ड होगी अगर वो सीधी है तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइन इज 90 डिग्री। आई बात समझ में? ये 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल। अब मैं एक बात जानता हूं कि अगर E और N के बीच का एंगल, N मतलब एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, तो मैं ये बात समझता हूं कि सर अगर फील्ड लाइंस अगर ऐसे निकलेंगी, ये वही वाला एग्जांपल जो मैंने बताया आपको है ना, अगर जैसे ये एरिया वेक्टर है, फील्ड लाइंस अगर सामने सीधी निकल गई तो भाई फ्लक्स कितना आएगा, कितनी फील्ड इसके अंदर से पास करेगी, तो 0 करेगी ना। तो यहाँ पे जब भी थीटा 90 होता है तो जो फ्लक्स होता है वो 0 आता है, मतलब नो लाइन पास फ्रॉम दिस एरिया वेक्टर। सर ऐसा होता है। अब सर बात यह है कि जो फ्लक्स है इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, तो मैं आपको मैथमेटिकली डिनोट करवाता हूं। पहले अपन उधर चलते हैं जगह बनाने के लिए। हाँ इधर अभी लिख लेना, अभी लिखना आपको, अभी पहले सुन लो, ठीक है।
हाँ बेटा ध्यान दीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा है, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। जो फ्लक्स होता है ना, उसको मैथमेटिकली हम लोगों ने कैसे लिखा, उसको हम लोगों ने लिखा कि फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई, डिनोट करते हैं इसको फाई से। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स, नॉट लक्स, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा ई डॉट ds के। सर ds क्या है बेटा, ds है एरिया वेक्टर, मैथमेटिकली से डिनोट किया है इसको, अब समझना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, अगर एरिया पर पूरा ले लेते हैं, ds में छोटा सा एरिया, पिंतु सा एरिया, हल्का सा, देखा होगा तुम लोगों ने कई बार से दिखाते हैं डायग्राम वायग्राम के अंदर, छोटा सा एरिया होता है ds, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर होता है इधर ds, फील्ड कितनी पास करेगी इधर E, या जिधर भी उसका डायरेक्शन होगा। या ऐसा मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि सर E और ds के बीच में एंगल थीटा है, तो E डॉट ds इज आर फ्लक्स, जो इससे पास कर रहा है। बट अगर फ्लक्स निकालना हो मुझे पूरे एरिया वेक्टर से, और पूरा एरिया वेक्टर प्लेन एरिया हो, ऐसा कुछ हो, तो मैं लिख दूंगा इसको E डॉट s। सर s क्या है, s इज एरिया वेक्टर, मैं लिख देता हूं यहां पे s इज एरिया वेक्टर। E क्या है, E है सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है सर, ये है डॉट प्रोडक्ट, अरे सुना है ना, और ये क्या है फ्लक्स। तो बेसिकली बेटा फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है E इंटू S इंटू कोस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड S, S इज द एरिया वेक्टर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड S। अगर इस फॉर्मूले से चलूं मैं, तो अगर मैं बोल दूं कि सर इफ थीटा इज 0, सॉरी थीटा इज 90 डिग्री, तो फ्लक्स हो जाएगा, सॉरी उससे पहले मैं बोलूंगा इफ थीटा इज 90 देन व्हाट इज कोस थीटा, कितना होता है कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, जो मैंने आपको फील्ड के रूप में भी समझाया था, या आपको मैथमेटिक्स के रूप में भी समझ में आ रहा है। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूं, आई मेरी बात समझ में, तो यहां से कोस 0 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 आती है, और जब 1 आएगी तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा, फ्लक्स आएगा उस केस में E इंटू एस, E इंटू एस। बाकी जनरली फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है सर, फ्लक्स की वैल्यू होती है E इंटू एस इंटू कोस थीटा, वेर कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब हो सकता है कि वो 0.5 भी हो जाए, हो सकता है 0.4 भी हो जाए, हो सकता है 0.75 भी हो जाए, पर जो भी होगी, मान ले 0.75 हो गई, तब भी वो 0.75 इंटू E इंटू एस होगी ना, सबसे बड़ी क्या है इसमें 1, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, कि कोस 5 की मैक्सिमम वैल्यू, कोस 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो कोस 0 यहाँ पर 1 मान लिया है, और जो फ्लक्स होगा अपना वो E इंटू एस होगा। बहुत ही शानदार सा ये मैक्सिमम फ्लक्स है। इसी चीज को मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था डायग्राम, उसको रिंग को लेकर या डिस्क को लेकर। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो बेटा सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, हाँ आराम से पहले इसको नोट डाउन कीजिए। बड़े अच्छे से जो भी कुछ लिखना हो अपनी मनमर्जी से कुछ लिख सकते हो आप, जितना आपको समझ में आए एक एक बात लिख लीजिए वहां पे, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको तो अभी अपन ने देखा फ्लक्स के ऊपर। अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ बहुत सिंपल सिंपल से, E डॉट ds के ऊपर। बेटा आपको E डॉट ds तो करना आता है ना, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जो अपन करते थे,
चलो प्रैक्टिस के लिए फिर भी अपन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मैं कैसे कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए आपको E.ds, जिसे मान लीजिए ई दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप। सिमिलरली जो s वेक्टर है वो आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। गेटिंग माई पॉइंट। तो भैया यहाँ से E.ds जो आएगा, सॉरी E.s, क्योंकि s पूरा दे रखा है अपने को, फ्लक्स होएगा, तो कुल मिला के हमें इन दोनों का डॉट करना है। तो कितना आएगा यहाँ पे, वो दे रखा है अपने को 2i कैप 3j कैप डॉट। आपको जो मिला है ना, जो पेपर जो मिला है, उस पेपर के अंदर आपको आखिर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, और मैंने इसी के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो 3i कैप प्लस 4j कैप। तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, 2i कैप। देखो कभी भी डॉट करना होता है ना, वैसे तो आपको क्लास नर्सरी में समझाया जाएगा ये चीज़, लेकिन फिर भी आपको हल्का बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे डॉट करना है तो आपको सिर्फ आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो यहाँ आएगा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ आएगा 12। अब सही है ना, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, तो 12 प्लस 6 18, तो ये हो जाएगा 18 आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जाएगा 18, ये फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे 18। अरे आ रहा है ना भैया। उसके अलावा जैसे अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना, और देखते हैं। बेटा मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सही है। इसी प्रकार से आपको जो एरिया वेक्टर है, कई बार एरिया वेक्टर s वेक्टर के रूप में दिया होगा, कई बार a वेक्टर के रूप में दिया होगा। किसी के भी रूप में दे, हमें तो पता है कि भैया एरिया वेक्टर है। तो जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। गेटिंग माई पॉइंट। तो भैया इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, जो यहाँ पे फ्लक्स होगा अपना, फ्लक्स वेक्टर नहीं है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। आई मेरी बात समझ लो, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट करने के बाद कभी वेक्टर नहीं आता, स्केलर बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं कर दूंगा अगेन वही E.a, ठीक है। अब मैं यहाँ पे E की वैल्यूज रख रहा हूँ, तो कितनी आएगी E की वैल्यू, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट। डॉट करने के बाद क्या आएगा बेटा यहाँ से, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सर करना क्या है, वही सिर्फ i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई कर और i को हटा दे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अबे सही है ना। -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना आएगा, +2। अब आपको j और i नहीं लिखना, आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो यहाँ आएगा +1। आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 3, 3 + 1, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 6 + 2 8, 8 + 1 9। बहुत बढ़िया साहब। अरे आ रहा ना समझ में। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 9 कर दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर हो गया, सॉरी ये ई वेक्टर और ए वेक्टर का जब हम डॉट करते हैं तो जो फ्लक्स बनता है उसकी वैल्यू आती है यहाँ से इतनी। आई समझ में बात। एक और सवाल देखते हैं, आइए। अभी नोट डाउन मत करो बेटा, अभी नोट करने का टाइम दूंगा आपको, है ना। या एक काम करो, चलो कर लो, पहले नोट डाउन कर लो, है ना, पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, आ जाओ। ठीक है, आपको भैया जी ई वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। गेटिंग माई पॉइंट। और आपको कहा गया है कि जो एरिया है वो किसका है, वो एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 2 मीटर। ओहो, स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, 2 मीटर की साइड का स्क्वायर है। उसका जो अपने पास में वो किसमें है, इन XY प्लेन।
और सर इतना खतरनाक डरावना सवाल कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो कैसे करेंगे बेटा। एक्स वाई प्लेन में है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है किधर भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क किस बात से पड़ेगा, अगर अपना जो एरिया है, ध्यान सुनिएगा एक मिनट, अगर ये x और y में है, एक्स वाई प्लेन मतलब क्या होता है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो z कहाँ होगी ऊपर, और एरिया वेक्टर किधर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या z भी ऊपर है तो एरिया वेक्टर भी ऊपर है, तो एरिया वेक्टर है कितना सर, एरिया आएगा इसका, कितना आएगा सर, कितना एरिया होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, साइड 2 मीटर की है तो उसका स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर, और 4 मीटर स्क्वायर भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्स और वाई के अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब के कैप में, परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई आएगा ना, तो के कैप में आएगा। तो बेटा अब बता फ्लक्स कितना होगा, तो क्या सर अब फ्लक्स हो जाएगा ई इन डॉट एस या ए, तो ई था अपने पास में कितना सर, ई था 3i कैप प्लस 4j कैप, बहुत ही बढ़िया सर, प्लस k कैप, बहुत ही बढ़िया सर, डॉट एरिया वेक्टर 4k कैप, क्या बात है सर, क्या बात है, मल्टीप्लाई करो, i वाला है ही नहीं तो 0, इधर j वाला है ही नहीं तो 0, ओनली k वाला k वाले से मल्टीप्लाई होएगा, इधर 1 है इधर 4 है तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन किए हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपकी शीट में और दिए हैं, है ना, प्रैक्टिस शीट के अंदर दिए हैं मैंने, तो आप उसमें देख सकते हैं, आप इसको क्वेश्चन को कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन रहा होगा, आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए और अपन कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू।